हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी सीरीज में हम चैप्टर नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जैसे आपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखा था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये दो टाइप के ऑर्गन्स थे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपका जो है दो चीजें बनती हैं, एक तो होता है गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमीट्स का फॉर्मेशन होना, और जो दूसरा प्रोसेस है दैट इज सेक्स हार्मोन का बनना। ठीक है, ये दो मेन चीजें हैं जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होते हैं, पूरी तरीके से डायरेक्टली रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस में ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू ओवा बन रहा है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ओजेनेसिस। जैसे आपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखा था, वहां पे गैमेटोजेनेसिस वहां भी हुआ था, लेकिन उसका मेन नाम क्या था? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और वहां पे क्या बन रहा था? स्पर्म। यहाँ क्या बनेंगे? ओवरीज। ठीक है, और यहाँ पे टोटल 2 ओवरीज बनते हैं। ठीक है, सेक्स हार्मोन में आपके दो टाइप्स के हार्मोन्स थे, एक तो था एस्ट्रोजन और दूसरा था प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, एस्ट्रोजन जो है वो आपका फॉलिकल्स से निकलेगा, और जो प्रोजेस्टेरॉन है वो कॉर्पस ल्यूटेम से बनेगा। ठीक है, ये दो सेक्स हार्मोन्स हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स भी हैं ये। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आपके कुछ ऑर्गन्स हैं, जैसे कि ओविडक्ट जिसको हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, उसके बाद है यूटेरस जिसको हम वोम्ब भी कहते हैं, हिस्टेरा भी कहते हैं। ठीक है, वोम्ब भी कह रहे हैं और हिस्टेरा भी कह रहे हैं। उसके बाद जो तीसरा है दैट इज सर्विक्स। सर्विक्स के बाद आता है वल्वा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको हम लोग एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी कहते हैं। और उसके साथ साथ जो लास्ट है दैट इज मैमरी ग्लैंड। क्या है? मैमरी ग्लैंड। ये 5 चीजें हैं। ये 3 चीज हम लोग जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे नेक्स्ट ही स्लाइड में, उसमें हम लोग पढ़ लेंगे नेक्स्ट। उसके बाद टॉपिक होगा वल्वा का, उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा मैमरी ग्लैंड का। ठीक है, लोकेशन की बात करते हैं कि एग्जैक्टली जो आपका ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो किधर प्रेजेंट होता है। तो लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में प्रेजेंट है। किधर प्रेजेंट है? लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ऑफ एब्डोमेन। जहां पे कौन सी बोन है? जहां पे है पेल्विक बोन। ठीक है, अब ये जो यूटेरस है, अगर इस तरीके से आप स्ट्रक्चर देखिए, यूटेरस का इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे फिम्ब्री होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये ओवरी है वो एक कनेक्शन से, ये ओवरी बनी हुई है। ठीक है, ये है ओवा। ठीक है, ये कनेक्शन से जो है इस यूटेरस से लगा हुआ है। तो ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन का नाम होता है ओवेरियन लिगामेंट। जिस लिगामेंट से कनेक्टेड होती है उसका नाम है ओवेरियन लिगामेंट। और एक कनेक्शन से पेल्विक से भी कनेक्टेड होती है। तो जो पेल्विक से कनेक्टेड होती है उस लिगामेंट का नाम होता है सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या नाम है? सस्पेंसरी लिगामेंट। ये 2 टाइप के लिगामेंट है जिसके थ्रू ये एक प्रॉपर प्लेस में प्रेजेंट है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखें कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कैसा दिखता है। ठीक है, तो ये आपको जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है पूरा का पूरा यूटेरस है, और ये साइड वाला जो पार्ट है दिस इज द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है इसको आप कहते हो फेलोपियन ट्यूब। इवन जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसको भी हम इसी में इंक्लूड करते हैं फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, और यहाँ से लेके ये जो बीच का जो ये पूरा स्ट्रक्चर है ये आपका है यूटेरस। ठीक है, अब यूटेरस वाले स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। तो यूटेरस वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 1, 2 एंड 3। जो पहला पार्ट है इसको हम कहते हैं फंडस। क्या कहते हैं? फंडस। जो सेकंड पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं बॉडी या फिर कहते हैं कॉर्पस। ठीक है, और जो थर्ड वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं सर्विक्स। सर्विक्स। ठीक है, और जो ये फोर्थ पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं वेजाइना। इस तरीके से स्ट्रक्चर है। सर्विक्स और वेजाइना के बीच में एक कैनाल प्रेजेंट है जिसको हम लोग कहते हैं सर्विकल कैनाल। क्या कह रहे हैं? सर्विकल कैनाल। और वेजाइना के आगे जो आपको कैनाल दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं वेजाइनल कैनाल। क्या कहते हैं? वेजाइनल कैनाल। ठीक है, सर्विक्स और वेजाइना, ये दोनों सर्विक्स और वेजाइना दोनों मिल के बनाते हैं बर्थ कैनाल, क्योंकि ये हेल्प करते हैं डिलीवरी में, डिलीवरी ऑफ बेबी।
ठीक है। और यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है फेलोपियन ट्यूब का, फेलोपियन ट्यूब के स्ट्रक्चर में अगर आप इस तरीके से 1 2 3 लिख दूं तो जो 1 नंबर पे है दैट इज इनफंडिब्यूलम। क्या नाम है इसका? इनफंडिब्यूलम, इनफंडिब्यूलम। जो सेकंड नंबर पे है दैट इज एम्प्यूला, एक टर्न आपको दिख रहा है ना, दैट इज एम्प्यूला। एम्प्यूला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये क्या है? ये है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट है काफी नैरो होता है, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर मैंने एम्प्यूला का देखो, एम्प्यूला का स्ट्रक्चर काफी वाइड होता है, ठीक है। जो आपका इस्थमस वाला पोर्शन होता है इसको हम लोग कहते हैं नैरो। तो ये कौन सा पोर्शन है? इस्थमस, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये इतना जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इसको हम कहते हैं फिम्ब्री। क्या कहते हैं? फिम्ब्री। अब ये जो फिम्ब्री होती है ना, इसका अगर मैं टीएस सेक्शन कट करूं तो इस तरीके से एक फ्लावर शेप में ये फिम्ब्री मेरे को दिखेगी और उसके बीच में एक इस तरीके से होल, आपको एक छेद दिखेगा, होल दिखेगा, और इस होल को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियम। क्या कहते हैं? ऑस्टियम। ये ऑस्टियम है ना, ये जो आपके 5 फिंगर लाइक दिख रहे हैं, ये इस तरीके से ओवा को पकड़ लेते हैं और अंदर की तरफ जैसे इनगल्फ करना, हम जैसे कोई चीज खा रहे हैं तो उस तरीके से ओवरी जो है इस ये जो फेलोपियन फिम्ब्री है वो इस ओवरी को इस तरीके से इनगल्फ कर लेता है और अपने अंदर पहुंचा देता है। यहाँ पे, यहाँ देखिए ओवरी मूव कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि इस तरीके से आपका क्या है? फेलोपियन ट्यूब। तो ये आपका है ओवरी, ठीक है। और ओवरी इस तरीके से इसके अंदर चली जाती है। ओवरी किससे कनेक्टेड है? एक ओवेरियन लिगामेंट से। और ये किससे कनेक्टेड है? यूटेरस से, ठीक है। अब ये जो यूटेरस है ना, इसमें आपको 3 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। जो सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं पेरिटोनियम, बट पढ़ेंगे इसके बारे में। और इसके अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है, एक मसल है, उसको हम लोग कहते हैं मायोमेट्रियम। और जो सबसे अंदर वाला है, यानी कि जो कि आपको अंदर से, जब आप यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ से आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो आपको सबसे सामने दिखेगा ये आपका है एंडोमेट्रियम। क्या है? एंडोमेट्रियम, ठीक है। यहाँ पे जो ओवरी है जिसको फिम्ब्री ने अंदर ले लिया, तो अब देखिए ये आपको पता है कि ये जो ओवरी अंदर घुस गई, ये क्या है? ओवरी। तो ये जो ओवरी होती है वो होती है नॉर्मोटाइल, ठीक। ओवरी होती है नॉर्मोटाइल, यानी खुद से वो मूव नहीं कर सकती, उसके पास हाथ पांव तो है नहीं, मूव नहीं कर सकती। तो मूव नहीं कर सकती तो किस तरीके से मूव हो रही है? मूव तो हो रही है ना, वो आपका यहाँ से फिम्ब्री वाले पोर्शन से चला गया कहाँ? इन्फंडिबुलम। और इन्फंडिबुलम से देखिए कहाँ पहुंच गया? ये इसको कहते हैं आप एम्प्यूला स्टेज, ठीक है। यहाँ पे है इस्थमस स्टेज। तो एम्प्यूला स्टेज तक पहुंचा कैसे ये ओवरी? यहाँ पे क्या है, जो आपका ये इन्फंडिबुलम है, यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप कह सकते हो ना, कह सकते हो फेलोपियन ट्यूब को कि फेलोपियन ट्यूब क्या है? सिलिएटेड। इसका जो एपिथीलियम है वो कैसा है? सिलिएटेड एपिथीलियम। कैसा एपिथीलियम? सिलिएटेड एपिथीलियम, ठीक है। अब ये जो ओवरी अंदर गया ना एम्पुला वाले जगह पे, इस एम्पुला वाले जगह पे थोड़ी देर के लिए रुकेगा, वेट करेगा, क्या पता स्पर्म आ जाए, और स्पर्म आ जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। स्पर्म नहीं आएगा तो फिर वो वहां से जो है एमसी के थ्रू बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वेट करता है, थोड़ी देर के लिए वेट। तो आप कह सकते हो कि इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं? इट्स अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब जो बीच वाला आपको पोर्शन दिख रहा है यूटेरस, ठीक है। इस यूटेरस को भी मैंने आपको बताया, इस यूटेरस को हम वोम्ब भी कहते हैं और इसको हम हिस्टेरा भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैंने बताया कि ये इसमें 3 स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर आपको क्या दिख रहा है? फंडस दिख रहा है। उसके बाद नीचे आपको क्या दिख रहा है? बॉडी, या फिर हम इसको कॉर्पस कहते हैं। और जो सबसे नीचे दिख रहा है वो क्या है? दैट इज द सर्विक्स। क्या है? सर्विक्स, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। कॉर्पस वो पार्ट है जहां पे एक्चुअली इम्प्लांटेशन, आप कह सकते हो कि यूटेरस, अगर पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोले तो कहां पे इम्प्लांटेशन होता है तो आप कहते हो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन इज यूटेरस, ठीक है। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन इज यूटेरस, यानी कि इम्प्लांटेशन किसका? जो आपका एग है जो वेट कर रहा है कि स्पर्म आएगा उसको फर्टिलाइज करेगा, तो फर्टिलाइजेशन के लिए वेट किया उसने एम्पुला वाले स्टेज पे, और अगर एम्पुला वाले स्टेज में उसका फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो कहाँ आएगा? वो यूटेरस में आएगा, ठीक है। यूटेरस में उसका क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है। अब यूटेरस में किधर होगा? प्लांटेशन, ठीक है। अब यूटेरस में किधर होगा? यूटेरस में देखिए ये जो यहाँ पे ना, यहीं पे बेबी बनता है, तो यूटेरस में कॉर्पस में होगा। और अगर कॉर्पस में भी आप पूछो कि जो आपका अंदर की तरफ धस जाता है ना, हमने सुना कि इम्प्लांटेशन बेसिकली क्या होता है, जो जाइगोट है वो एक वॉल के अंदर धस जाता है, तो कौन सी वॉल होती है? वो वॉल होती है एंडोमेट्रियम की वॉल।
कौन सी वॉल है, एंडोमेट्रियम की वॉल, ये वाली वॉल, ठीक है। ये इस तरीके से काफी घनी सी होती है, काफी मोटी मोटी सी होती है, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से होती है। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो जो जाइगोट आएगा ना, वो यहाँ पे आके अंदर की तरफ घुस जाएगा और यहाँ से जो है अपना खाना, जो भी मदर को खाना मिलता है वो यहाँ से लेता रहेगा, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इसमें पढ़नी थी, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग ओवरी के बारे में। यूट्रस के बारे में आई गेस इतनी चीजें हैं, इतनी है। चलिए ओवरी स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ओवरी, छोटा सा ओवरी दिख रहा है, इस ओवरी को हमने बड़ा कर दिया, ठीक है। अब जब बड़ा कर दिया तो इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा समझते हैं। जो सबसे बाहर वाला लेयर है, जो सबसे बाहर वाला लेयर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिटोनियम। क्या कह रहे हैं, पेरिटोनियम। और जो अंदर वाली लेयर इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे जर्मिनल एपिथीलियम, जर्मिनल एपिथीलियम, ठीक है। जर्मिनल एपिथीलियम याद है ना आपको, जर्मिनल एपिथीलियम स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या बना रहा था, स्पर्मेटोजेनेसिस बोल रही हूँ, आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें क्या बना रहा था, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर था जर्मिनल एपिथीलियम और वहां वो बना रहा था स्पर्म्स। यहाँ पे क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो यहाँ पे जर्मिनल एपिथीलियम बनाएंगे फॉलिकल्स, ठीक है। और इस जर्मिनल एपिथीलियम के अंदर वाला जो ये आपको खाली सा स्पेस दिख रहा है ना, ये पूरा स्पेस, इस पूरे स्पेस को आप कहते हो, क्या कहते हो, स्ट्रोमा। क्या कह रहे हो, स्ट्रोमा। खाली सी जगह को हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रोमा। अब ये जो स्ट्रोमा है ना, इसमें आपको दो टाइप की चीजें दिख रही है। देखो ये जो बाहर वाला पोर्शन दिख रहा है, यहाँ कोने वाला पोर्शन, इसको आप कहते हो पेरिफेरल, ठीक है, किनारा, पेरिफेरल रीजन। और इस पेरिफेरल रीजन को आप एक और नाम देते हो, इसका नाम है कॉर्टेक्स। और जो कोने वाला, जो बीच वाला आपको पोर्शन दिख रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं मेड्यूला, मेड्यूला। इस मेड्यूला में आपको कनेक्टिव टिश्यूज मिलेंगे, आपको लिगामेंट्स मिलेंगे, आपको इसमें ब्लड वेसल्स भी मिलेंगे, ठीक है। और जो पेरिफेरल रीजन है ना, इसमें आपको फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे। और जब फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे तो हम फॉलिकल्स देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो जर्मिनल एपिथीलियम है वो इस तरीके से छोटे छोटे फॉलिकल्स बनाएंगे, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल। क्या कह रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। इस प्राइमरी फॉलिकल के बाद बनता है सेकेंडरी फॉलिकल। ये क्या है, ये है हमारा सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। और ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ना, इसके अंदर इसके अंदर जो है ये आपको दिख रहा है, ये है प्राइमरी oocyte, ठीक है। प्राइमरी oocyte ना वो एग है, जो अंदर ओवा बन रहा होता है ना, ये ऊपर का क्या है, ये ऊपर का ना एक लेयर है, ठीक है, जिसको बाद में ये इसका एक तरीके से कपड़ा है, ठीक है। कपड़ा ढक के रखेगा ना अपने आप को, तो ये कपड़ा है इसका एक तरीके से, ठीक है। यानी कि वो लेयर है जिसके अंदर ये ओवा जो है प्रोटेक्टेड रूप में बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है। तो ये प्राइमरी oocyte है, ठीक है। किसके अंदर, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। अब सेकेंडरी फॉलिकल से और थोड़े कपड़े इसने पहने, ठीक है। इसको अब हम कहने लगे टर्शरी फॉलिकल। क्या कहने लगे, टर्शरी फॉलिकल। इस टर्शरी फॉलिकल के अंदर ना कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा सेकेंडरी oocyte बन गया या प्राइमरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte बनता है लेकिन अभी मेच्योर नहीं हुआ होता है। अभी देखिए एम्ब्रियो वाले स्टेज में, हल्का, सॉरी एम्ब्रियो बोल रहे हो, हाँ, बट कह सकते हो अब धीरे धीरे एम्ब्रियो वाले स्टेज में आ रहा है, ठीक है। टर्शरी फॉलिकल के बाद आपको एक बड़ी सी सेल दिखेगी, ठीक है। उस सेल में आपको एक छोटा सा एम्ब्रियो दिखेगा, सॉरी छोटा सा ओवम दिखेगा, ठीक है। ये क्या है, ओवम। अब ये ओवम जो है ना वो है सेकेंडरी oocyte और ये हो गया है मेच्योर, ठीक है। और ये जो, इसको मैं इस तरीके से आपको समझाने के लिए इस तरीके से बस कर रही हूँ, ये वाला पोर्शन को मैं इस तरीके से, देखिए इसको मैंने इस तरीके से वो कर दिया, ये पूरी ना लेयर है, ठीक है। इस ओवम के बाहर की तरफ भी लेयर है, ठीक है, और यहाँ की तरफ भी लेयर, ये पूरा लेयर है, ठीक है, ये पूरा लेयर है। तो लेयर में देखिए आपको ना एक छोटा सा स्पेस दिख रहा होगा, ठीक है। मैं स्पेस को थोड़ा क्लियर बना दूं आपको, तो ये आपको छोटा सा स्पेस दिख रहा है, ठीक है। ये जो छोटा सा स्पेस है ना, इस स्पेस को आप कहते हो, मैं इसको दूसरे कलर से लिख देती हूँ, इस स्पेस को आप कहते हो एंट्रम, ठीक है। और एंट्रम क्या, इट्स अ कैविटी ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ये जो आपको बड़ा सा दिख रहा है ना, इसको हम टेट्रा फॉलिकल नहीं कहेंगे, इसको हम ग्राफियन फॉलिकल कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्राफियन फॉलिकल, जिसमें आपका एक मेच्योर ओवम बन गया है। तो ये एंट्रम, इट्स अ कैविटी ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, देखिएगा समझेगा, अभी जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये जो बाहर की जो पेरिटोनियम है, देखो अभी जो बाहर की पेरिटोनियम है वो इस तरीके से टूट जाएगी और यहाँ पे देखो
ये इस तरीके से ना ये हल्का सा रप्चर हो जाएगा, ठीक है। ये जो पेरिटोनियम और जो जर्मिनल एपिथेलियम है हल्का सा रप्चर हो जाएगा और ये जो ओवम है ना वो यहाँ से निकल जाएगा बाहर, ठीक है। ओवम निकल गया बाहर, ठीक है। ये जो बाहर निकल गया ओवम ना, ये क्या निकला है, ओवम, ठीक है। ये जो बाहर निकला है इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। और आपको पता है ये 14th डे पे होता है, अगर किसी का 28 परफेक्ट 28 डेज का लाइफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो, ठीक है। ओवम रिलीज हो गया, ठीक है। ओवम के रिलीज होने के बाद, ओवम के रिलीज होने के बाद आपका जो ये बच जाता है, ये जो ना बाहर के जो कपड़े हैं इसके वो बच जाएंगे, ठीक है। जो बाहर कपड़ा है वो बच गया तो ये येलोइश कलर का एक चीज बच जाती है, इसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। अब देखो ये जो ओवम में बाहर गया, ये ओवम बाहर गया तो ये कहाँ चला जाएगा, ये आपके एम्पला वाले जगह पे चला जाएगा, ठीक है। और वहां पे जैसे ही चला गया, ये ओवम जैसे ही वहां चला गया तो वहां वो वेट करेगा, वो वहां से आएगा स्पर्म और उसको फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम ना वो इस उम्मीद में रहता है कि हाँ यहाँ पे जो है अभी ये फर्टिलाइज कर जाएगा तो ये आपका ओवम जो कन्वर्ट हो जाएगा जाइगोट में। तो कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज कर देता है एक हार्मोन, कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर दिया और यहाँ जो फॉलिकल्स है वो क्या रिलीज कर रहे हैं, फॉलिकल्स रिलीज कर रहे हैं एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन ये दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं और ये कैसे हार्मोन्स है, ये है स्टीरॉइड हार्मोन, ठीक है। इन स्टीरॉइड हार्मोन्स के बाद जो आपका ये कॉर्पस ल्यूटियम है, अब क्या हुआ, ओवम जो है वो वेट किया उसने एम्पुला वाले जगह पे, लेकिन स्पर्म तो आया ही नहीं। अब स्पर्म नहीं आया तो अब क्या होगा, अब स्पर्म नहीं आया तो इसको अब डिजनरेट होना है, अब ये मर जाएगा, ठीक है। अब ये जब मर जाएगा तो इसका जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है ना, ये येलोइश के जगह पे अब ये व्हाइट कलर का बन जाएगा, जिसको अब हम कहने लग रहे हैं कॉर्पस एल्बिकन, कॉर्पस एल्बिकन। तो ये जो जितना जैसे आप ग्राफ देखो ना, मान लो कि इस टाइम पे ओव्यूलेशन के टाइम पे आपका जो ग्राफ है ना प्रोजेस्टेरॉन का वो ऐसे बढ़ जाता है, ठीक है। और एस्ट्रोजन का भी जो ग्राफ है वो इस तरीके से बढ़ जाता है, ठीक है। एस्ट्रोजन, ये मान लीजिए एस्ट्रोजन और ये मान लीजिए प्रोजेस्टेरॉन, तो ना जिस टाइम पे ओव्यूलेशन होता है उस टाइम पे ये इस तरीके से बढ़ जाते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी हुई नहीं, ठीक है। स्पर्म आया ही नहीं, फर्टिलाइज किया ही नहीं। जब फर्टिलाइज नहीं किया तो वैसे ही जैसे ये बढ़ा वो वैसे ये डिजनरेट भी हो जाता है, दोनों हार्मोन्स जो है धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ओव्यूलेशन तो हुआ लेकिन फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकन में, ठीक है। तो ये आपका है ओवरी का स्ट्रक्चर, यहाँ पे इतनी ही चीजें हमें पढ़नी थी। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, जो हमने देखा था यूटेरस। तो यूटेरस में मैंने आपको 3 लेयर्स के बारे में बताया था, ठीक है। वो 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं, वो 3 लेयर्स हैं आपकी, सबसे बाहर की जो लेयर है इसको हम लोग कह रहे हैं पेरिटोनियम, क्या कह रहे हैं, पेरिटोनियम। और जो ये अंदर की लेयर है इसको हम लोग कह रहे हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और जो सबसे अंदर वाली लेयर है इसको हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। क्या कह रहे हैं, एंडोमेट्रियम, ठीक है। जो पेरिटोनियम है ना ये एकदम बाहर की है, ठीक है, इसका कुछ नहीं होना, ये जैसा है जिसका तस ऐसे ही रहता है, ठीक है। मायोमेट्रियम जो है ना वो स्मूथ मसल की बनी हुई होती है, स्मूथ मसल की, और ये सिंगल यूनिट में होती है। यानी कि ना इसी मायोमेट्रियम जब कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ना, जब यूटेराइन में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे मान लीजिए बेबी की डिलीवरी होनी है, ठीक है, तो बेबी की डिलीवरी कैसे पता चलता है, एक लेबर पेन होता है, एक पेन होगा जिसमें बेबी जो है बाहर की तरफ क्रॉल करने लगता है। तो जो यूटेराइन है ना उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं, जिसकी वजह से बेबी का बाहर की तरफ क्रॉलिंग होने लगती है, और फिर पता चलता है कि हाँ अभी डिलीवरी जो है वो स्टार्ट होने वाली है, तब अभी डिलीवरी हम कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हुए हैं ना ये दोनों टाइप का, ये जो यूटेरस है आपका जो दोनों साइड का ये मायोमेट्रियम है, दोनों साइड में ना एक साथ कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और ये एक साथ कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं इसको कि ये सिंगल यूनिट में होते हैं। कैसे हैं ये, सिंगल यूनिट में, ठीक है। तो मायोमेट्रियम क्या है, बेसिकली अ स्मूथ मसल, क्या है, स्मूथ मसल। जो ये एंडोमेट्रियम होते हैं जो ये एंडोमेट्रियम होते हैं इसमें ना ये बहुत थिक होता है, लेकिन ये टेम्परेरी थिकनेस होती है इसमें, ठीक है, टेम्परेरी थिकनेस, ठीक है। और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ये हाईली ग्लैंड्यूलर होती है, ग्लैंड्यूलर होती है, और उसके साथ साथ ये वास्कुलर भी होती है, ठीक है, और काफी थिक होती है, अभी जस्ट बताया। अब देखो इसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना, यहाँ पे बता दूं मैं आपको, एक जो बेसिक स्ट्रक्चर इसका ये तो रहेगा,
ये तो रहेगा। ये इतनी मोटी होती क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि जो जब जैसे मान लीजिए ओवम है, उसको स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा जाइगोट। ठीक है, अब ये आके ना इसके अंदर ना इस तरीके से धस जाएगा अंदर की तरफ, और फिर धीरे धीरे जो है न्यूट्रिशन लेता रहेगा, मदर से न्यूट्रिशन लेता रहेगा, क्योंकि ये कहाँ पे है? ये इस टाइम पे ये वोम्ब में है, तो न्यूट्रिशन लेगा। ठीक है, तो इसको ये प्रॉपर सपोर्ट के लिए ना एंडोमेट्रियम इतनी थिक, जब पता चल जाता है यूटेरस को कि भाई अभी प्रेगनेंसी होनी है और मुझे बचा के रखना है उस पर्टिकुलर जाइगोट को, मुझे संभालना है, तो ये जो आपका एंडोमेट्रियम ना काफी मोटी, काफी थिक सी हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर ये लगा कि स्पर्म तो आया ही नहीं, स्पर्म आया ही नहीं, तो भाई जो ओवम बना है उसको तो ओव्यूलेशन हुआ है, तो जो ओवम रिलीज हुआ है वो ओवम को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसके साथ साथ ना एक तरीके से वीपिंग टीयर्स निकलते हैं। ठीक है, जैसे आंसू बह रहे ना, उस तरीके से यूट्रस भी टूट के इसका जो एंडोमेट्रियम है वो भी इस तरीके से शेड होता है। ठीक है, ये डीजनरेट होता है। ठीक है, और ये टूट के गिरता है। ठीक है, सर्विक्स वजाइना के थ्रू नीचे की तरफ गिर जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको हम लोग साइक्लिकल चेंज भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे इसका नाम है, एमसी नाम है इसका, पीरियड्स नाम है इसका, जो हर 28 डेज पे के अंतराल पे होता है, और लगभग 2 से 3 दिन, किसी किसी में 7 डेज भी होता है, बट एक जो एवरेज है दैट इज 2 से 3 डेज में होता है, ये के लिए होता है ये। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम समझने वाले हैं कि जो हमारा सर्विक्स और वेजाइना, आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो आपको ये वाला पोर्शन, दिस इज द सर्विक्स एंड दिस वन इज द वेजाइना। तो सर्विक्स और वेजाइना के बारे में आपको एक चीज समझनी है। सर्विक्स और वेजाइना दोनों को मिला के जो हम कहते हैं दैट इज बर्थ कैनाल। इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल। ठीक है, बर्थ कैनाल। ठीक है, जो इसमें सर्विक्स है ना, वो एक नैरो रीजन है, नैरो पार्ट है ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और काफी नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, बस इतना समझ लो। जो वेजाइना है उसका जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, पहली बात तो वेजाइना किस किस चीज के लिए होता है? ये रिसेप्टेबल है, रिसेप्टेबल फॉर पीनिस। यहीं से पीनिस जो है इंसर्ट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंसेमिनेशन। क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे पेनिस को यही रिसीव करता है, वेजाइना। उसके साथ साथ देयर इज अ स्लिट इन द हाइमेन। ठीक है, वेजाइना के आगे ना एक हाइमेन, एक लेयर होता है। ठीक है, उसमें एक हल्का सा स्लिट होता है। ठीक है, तो यहीं से आउटलेट ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, उसका जो है फ्लो, वो जो ब्लड है वो भी यहीं से रिलीज होता है, वेजाइना से ही, एक स्लिट के थ्रू। और यही वेजाइना जो है इट्स अ पैसेज वे फॉर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, चाइल्ड की डिलीवरी के लिए, चाइल्ड के बर्थ के लिए यही एक पैसेज है, यही एक रास्ता है। तो कैसी लेयर है ये, वेजाइना की लेयर कैसी है वो समझते हैं। वेजाइना की जो लेयर है वो नॉन केराटिनाइज्ड है। पहली बात, नॉन केराटिनाइज्ड है। ठीक है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ऐसी लेयर होती है इसकी। अब सबका मतलब समझते हैं। देखो, नॉन केराटिनाइज्ड का मतलब होता है जो काफी वेट एरिया होता है। ठीक है, तो वेट एरिया एंड ग्लैंडुलर, काफी ग्लैंड्स भी होते हैं। आपको इस जगह पे ना, जो आपका वेजाइना वाला पोर्शन है, वहां पे आपको ग्लैंड्स दिखेंगे। आपको जो वेजाइना है ना, उस जगह पे आप आगे देखोगे वल्वा वाले रीजन में, जहां पे वेजाइनल ऑरिफिक होता है, जो होल होता है वेजाइनल, उसके बगल बगल में इस तरीके से 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इन ग्लैंड्स को हम कहते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड। ठीक है, बार्थोलिन्स ग्लैंड। ये बार्थोलिन ग्लैंड ना होमोलॉगस है टू द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रेजेंट होता है। वहां पे क्या काम होता है उसका? वो वहां पे ल्यूब्रिकेशन का काम होता है। सेम बार्थोलिन ग्लैंड का भी यहाँ पे ल्यूब्रिकेशन का ही काम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका नाम बार्थोलिन ग्लैंड है। ठीक है, तो नॉन केराटिनाइज्ड वेजाइना के पास ये प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से ग्लैंडुलर हो गया। स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का मतलब होता है बहुत सारे लेयर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स होते हैं। और मल्टीपल लेयर की क्या जरूरत है? मल्टीपल लेयर होते हैं फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए ये इतनी सारी लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होते हैं, और इसमें एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू।
ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ना यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा ना फोल्ड्स भी दिखेंगे, इस तरीके से ना फोल्ड्स भी दिखेंगे हल्के हल्के। और ये जो फोल्ड्स है ना, ट्रांसवर्स फोल्ड्स, इसको हम लोग कहते हैं रूगे। क्या कहते हैं? रूगे। अब देखो, इसी वेजाइना में आपको बाहर की तरफ हाइमेन भी मिलेगा। और ये हाइमेन क्या है? इट्स अ वैस्कुलराइज्ड मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे आपको वेजाइनल का जो ये ऑरिफिक है, मान लीजिए ये वेजाइनल होल है, तो यहाँ पे ना इस तरीके से एक कवरिंग से ढका हुआ है, बस एक हल्का सा स्लिट है, ठीक है। ये हल्का सा समझ लो, एक हल्का सा स्लिट है जिसके थ्रू आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है, ठीक है। लेकिन बाकी पोर्शन है इस तरीके से ढका हुआ है। इस बाहर की कवरिंग को हम क्या कह रहे हैं? हाइमेन, ठीक है। तो हाइमेन क्या है? ये वास्कुलराइज्ड मेम्ब्रेन है। कैसा मेम्ब्रेन है ये वास्कुलराइज्ड मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ये जो मेम्ब्रेन होता है ना, ऐसा बोला जाता है कि ये जो मेम्ब्रेन है ये एक तरीके से इट्स अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। जो आपका ये वेजाइना है, सॉरी, ये जो वेजाइना के पास जो ये कवरिंग है जिसको हम हाइमेन कह रहे हैं, ये हाइमेन ना बहुत सारी चीजों में ब्रेक हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप जो अभी इस टाइम पे हम मेंस्ट्रुअल पैड्स के जगह पे हम टैम्पन्स यूज कर रहे हैं या मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रहे हैं, तो उसको इंसर्ट करने के दौरान भी कई बार हाइमेन का ये जो लेयर है वो टूट जाता है, ठीक है। इंसर्शन ऑफ टैम्पन्स एंड मेंस्ट्रुअल कप, ठीक है। दूसरा चीज, हॉर्स राइडिंग के दौरान भी टूट जाता है, ठीक है। उसमें काफी आपको प्रेशर पड़ता है ना नीचे की तरफ, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है आपका ये एक कहीं बहुत अजीब सा जॉट लगा या शॉक लगा आपको, ठीक है, या साइकिलिंग के दौरान। और एक जो मेन चीज है दैट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसके दौरान भी ये जो है ये प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो टूट जाती है, ठीक है, ब्रेक हो जाता है ये। अब कई बार ना किसी में ऐसा भी होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी इसका ब्रेकेज नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा पॉसिबल भी है। तो बेसिकली हम इससे ही हम समझ रहे हैं कि जो आपका हाइमेन है उसका जो ब्रेकेज है, यानी कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, ठीक है। तो एक मिथ है जिसको हमें ब्रेक करना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में, अब आगे हम समझते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम है उसका? वल्वा। इसको हम लोग वल्वा भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, इसमें आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बाहर से, आप जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बाहर से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये पोर्शन ना काफी स्पंजी होता है और इसको हम कहते हैं मोन्स प्यूबिस। क्या कहते हैं? मोन्स प्यूबिस। और मोन्स प्यूबिस के ऊपर ना प्यूबिक हेयर होता है, ठीक है। क्या है? प्यूबिक हेयर, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ना आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है, समझिएगा, ये जो स्ट्रक्चर जो बाहर वाली है, दिस वन, और जो ये वाला है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लेबिया मेजोरा। क्या कह रहे हैं? लेबिया मेजोरा। अब ये जो लेबिया मेजोरा है, लेबिया का मतलब होता है लिप लाइक, ठीक है। देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर वैसा ही है। मेजोरा ये बाहर की है इसलिए इसको मेजोरा कह रहे हैं। तो जो अंदर वाली है उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे लेबिया माइनोरा। क्या कह रहे हैं? लेबिया माइनोरा, ठीक है। अब मेजोरा और माइनोरा के अंदर जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो एक खाली स्पेस दिख रहा है, दिस वन, इस खाली स्पेस को हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। इस खाली स्पेस को हम कह रहे हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल, ठीक है। अब वेस्टिब्यूल में आपको इस तरीके से देखिए 4 आपको दिख रहा है, जिसमें 2 ऑरिफिक है, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये ऑरिफिक है। तो जो ये ऊपर वाला है इसको हम लोग कहते हैं यूरेथ्रल ऑरिफिक, ठीक है, या यूरेथ्रल ओपनिंग। और जो ये नीचे वाला दिख रहा है ना, दिस वन, इसको हम लोग कहते हैं वेजाइनल ऑरिफिक या वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। और ये जो वेजाइनल ओपनिंग के बगल बगल में आपको दिख रहा है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, इसका नाम है बार्थोलिन ग्लैंड। क्या नाम है? बार्थोलिन ग्लैंड। और ये बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो लुब्रिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। जो लेबिया माइनोरा है ना, माइनोरा यहाँ ऊपर की तरफ जहां पे कनेक्टेड है, इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं क्लाइटोरिस।
क्या कहते हैं, क्लाइटोरिस। और ये जो क्लाइटोरिस है ना, इट्स अ होमोलॉगस ऑफ पीनस। देखिए पीनस जो है वो भी आपका सेंसिटिव है, ठीक है, काफी सेंसिटिव पोर्शन होता है। उसी तरीके से जो आपका क्लाइटोरिस होता है वो भी बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत इरेक्टाइल होता है और स्पंजी होता है, ठीक है, क्लाइटोरिस। इसका कुछ मेजर रोल नहीं है, जस्ट इट्स अ सेंसिटिव पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब उसके बाद डन। अब देखिए यहाँ पे इस वेस्टिब्यूल के, अब ये पूरा का पूरा जो लेबिया मेजोरा है, अब मेजोरा और यहाँ पे ये जो नीचे वाला दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं एनल ओपनिंग। क्या कह रहे हैं, एनल ओपनिंग। इस एनल ओपनिंग और ये जो लेबिया मेजोरा है इसके बीच में जो ये स्पेस दिख रहा है ना, इस स्पेस को हम कहते हैं पेरिनियम। क्या कहते हैं, पेरिनियम, ठीक है। ये आपका है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो यहाँ पे मोन्स प्यूबिस जो है, दिस इज द लेयर ऑफ फैटी टिश्यू, लेयर ऑफ फैटी टिश्यू, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपके मेमोरी ग्लैंड के ऊपर, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड जो है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, या मेमोरी ग्लैंड किस तरीके का स्ट्रक्चर है वो समझते हैं। अब देखिए जो मेमोरी ग्लैंड होता है ह्यूमंस में, ये फीमेल में, मेल और फीमेल दोनों में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर ये मेल में प्रेजेंट होगा तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है उसमें, वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है, मेल में। लेकिन फीमेल में ये काफी प्रोडक्टिव होता है, ठीक है। अच्छा प्रेजेंट किधर होता है, लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो लोकेशन इसका है थोरेसिक प्रोमिनेंस में, ठीक है, यानी जो आपका थोरेसिक रीजन होता है वहां पे प्रेजेंट होता है। जो पेक्टोरल मसल्स होती है ना, जो आपकी पेक्टोरल मसल्स होती हैं, पेक्टोरल मसल्स, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस मेजर, इट्स अ मसल, ठीक है। अब ये पेक्टोरल मसल के ऊपर ये प्रेजेंट होती है, तो वहीं पे जो ये आपका पेक्टोरल मसल्स है वहीं पे आगे की तरफ ना थोरेक्स होता है, आगे की तरफ थोरेक्स होता है। तो आप कह सकते हो थोरेसिक प्रोमिनेंस के पास, थोरेसिक प्रोमिनेंस के पास ये आपका मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी जो मेमोरी ग्लैंड होता है ना, यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, मैं आपको पहले एग्जैक्ट इसका बताऊं किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझेंगे, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर, ओके। तो यहाँ पे ये जो आपको मेमोरी ग्लैंड है इसमें आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये जो मैंने बनाया है इस तरीके से, ये वाला, ठीक है। ये टोटल होते हैं 2, ये पूरे आपको ये जो पूरा स्ट्रक्चर मेमोरी ग्लैंड का, इसमें देखिए आपको 2 स्ट्रक्चर, एक तो ये वाला पोर्शन दिख रहा है और एक ये, ठीक है, जो ब्राउन कलर में बनाए बाहर की तरफ, ये आपको 2 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं मेमोरी लोब। क्या कह रहे हैं, मेमोरी लोब। इस मेमोरी लोब में ना आपको इस तरीके से छोटे छोटे कर्ल जो है स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं एल्वुलस। क्या कह रहे हैं, एल्वुलस। यही एल्वुलस है जिसके अंदर मिल्क का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसके अंदर मिल्क का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देखिए यहाँ मिल्क का फॉर्मेशन हुआ। अब इसके बाद ये जो आपको छोटी छोटी ट्यूब्स दिख रही हैं, इन ट्यूब्स को हम कहते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। क्या कह रहे हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। मेमोरी ट्यूब्यूल्स आगे जाके देखिए एक स्ट्रक्चर बना रहा है, दिस वन, ये एक स्ट्रक्चर बना रहा है। ये जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है, एक ट्यूब बन रहा है, इस एक ट्यूब को हम कहते हैं मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट, ठीक है। मेमोरी डक्ट आगे जाके ये देखिए ये इस तरीके से, ये जो आपको स्ट्रक्चर बन रहा है दिस वन, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कह रहे हैं एम्प्यूला, ठीक है। आगे जाएगा इस एम्प्यूला वाले रीजन में मिल्क, ठीक है। और इस एम्प्यूला वाले रीजन से यहाँ पे जो आपको फिर से एक ट्यूब बन रही है, इसको हम कहते हैं लेक्टिफेरस डक्ट। क्या कह रहे हैं, लेक्टिफेरस डक्ट। और इस लेक्टिफेरस डक्ट के आगे जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम कह रहे हैं निपल्स, या फिर इसको हम कहते हैं टीट, ठीक है। और इस निपल के बगल बगल में ना आपको इस काफी डार्क सा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये जो डार्क सा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं एरियोला। क्या कह रहे हैं, एरियोला। तो कुछ इस तरीके का आपका मेमोरी ग्लैंड होता है। तो जो आपका इसमें
अगर मैं मिल्क का फॉर्मेशन का एक स्टेप बताऊं आपको, तो सबसे पहले देखिए मिल्क का फॉर्मेशन कहाँ होगा, एल्वेलस में। ठीक है, एल्वेलस से मिल्क जो है कहाँ जाएगा, मिल्क जाएगा मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। यहां से भी आया, यहां से भी आया। ठीक है, ओके। मिल्क कहाँ गया, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बाद ये जो मिल्क है वो इस सिंगल ट्यूब में आया, जिसको हम लोग कह रहे हैं मेमोरी डक्ट। ठीक है, अब इस मेमोरी डक्ट के बाद यहाँ पे आके एम्पुला में थोड़ी देर के लिए कुछ थोड़ा सा मिल्क जो है स्टोर भी होता है। ठीक है, तो ये एम्पुला रीजन है बीच वाला, और इस एम्पुला वाले रीजन के बाद लेक्टिफेरस डक्ट बनती है, और लेक्टिफेरस डक्ट इसको आगे निपल्स में जब बेबी सक करता है इसको, तो ये जो मिल्क है वो बेबी को मिलता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आपका मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है। तो मेमोरी ग्लैंड का जो ये स्ट्रक्चर है उसका अगर मैं बताऊं ये कैसी कैसी ग्लैंड्स होती हैं, तो ये एपोक्राइन ग्लैंड है। एपोक्राइन ग्लैंड, जिसमें बाहर की तरफ रिलीज हो रहा है, कोई चीज रिलीज हो रही है। ठीक है, उसके बाद ये जो है मिल्क फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये तो अभी आपको समझ ही आ गया। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क फॉर्मेशन। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि मिल्क का फॉर्मेशन कौन करवाता है, तो मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। क्या नाम है, प्रोलैक्टिन। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। मिल्क का फॉर्मेशन तो प्रोलैक्टिन करा रहा है, लेकिन जो मिल्क का इजेक्शन हुआ है, ये जो बाहर निकला है इजेक्शन, ये इजेक्शन होता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क इज डन बाय अनदर हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये सेकंड हार्मोन है। ठीक है, उसके बाद जो आपका ये मेमोरी ग्लैंड है ना, इट्स अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, स्वेट में भी देखिए रिलीज हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, मिल्क रिलीज हो रहा है। क्यों मिल्क रिलीज हो रहा है, क्योंकि प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो कि ये सब काम करवाता है। अब देखिए ये रिब्स के पास प्रेजेंट है। ठीक है, जहां पे रिब्स होता है ना हमारे, वहां पे उसके आगे प्रेजेंट होता है, काफी स्पंजी सा होता है। अब देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, अंदर सिर्फ इतना ही स्ट्रक्चर, ये जो आपको जैसे किसी का साइज बड़ा साइज छोटा, ये किसकी वजह से होता है, यहाँ पे फैट के वजह से। ठीक है, जितना ज्यादा फैट उतना इसका बड़ा साइज होता है। तो ये क्या है, एक्चुअली इट्स अ फैटी टिश्यू। क्या है, फैटी टिश्यू। ठीक है, कहां प्रेजेंट है, पेक्टोरालिस मेजर। ठीक है, अब यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों में ही ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेस्ट। फीमेल्स में ब्रेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो टिश्यू बन रहा है ये आफ्टर प्यूबर्टी बनता है। ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी। तो फीमेल्स में जो प्यूबर्टी होता है वो लगभग 13 एज 13 पे प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एज 13 पे प्यूबर्टी स्टार्ट होगा, और जो फॉलिकल्स बन रहा है ना, आपको पता है उसमें एस्ट्रोजन बनता है। ठीक है, एस्ट्रोजन बनता है। और आपको ये भी पता है कि देखिए प्रेगनेंसी जब होती है उस टाइम पे ही, जब प्रेगनेंसी होगी, अंदर वॉर्म में जो है बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है, बेबी की डिलीवरी होगी, तो बेबी की डिलीवरी की वजह से ये सारा का सारा फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ताकि उसको जो फर्स्ट मिल्क है वो उसको मिल पाए। तो यहाँ पे इस टाइम पे बॉडी में एस्ट्रोजन रिलीज हुआ है। ठीक है, और बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज है। ठीक है, बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज तो है, लेकिन जब प्रेगनेंसी ओवर हो जाती है तो प्रोजेस्टेरॉन कम भी हो जाता है। तो आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम, ये प्रोजेस्टेरॉन बनाता है जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, और जब प्रेगनेंसी एंड हो जाती है ना, तो यही कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो रिलैक्सिन बनाने लगता है। ठीक है, यही कॉर्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन बनाने लगता है, ताकि जो बॉडी है उसको रिलैक्स मिल जाए। ठीक है, रिलैक्स, तो रिलैक्सिन, तो यानी कि एस्ट्रोजन के रिलीज होने के टाइम पे ही ये मेमोरी ग्लैंड इस तरीके से फंक्शनल जो है वो होता है। ठीक है, तो आपको अगर मैं एक सीक्वेंस बताऊं इसका, किस तरीके का सीक्वेंस है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि पेक्टोरालिस मेजर। ठीक है, पेक्टोरालिस मेजर सबसे पीछे से अगर हम चलते हैं तो पेक्टोरालिस मेजर है। ठीक है, पेक्टोरालिस मेजर के ऊपर आपको क्या दिख रहा है, स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए। उसके बाद आपको दिख रहा है मेमोरी लोब। क्या है, मेमोरी लोब। अब मैंने यहाँ पे 2 मेमोरी लोब बनाए, लगभग 15 से 20 होते हैं। ठीक है, मेमोरी लोब। अब मेमोरी लोब के बाद आपको एल्वुलस दिखेगा, मेमोरी एल्वुलस भी कहते हैं उसको। ठीक है, एल्वुलस, एल्वुलस जो है एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें मिल्क का फॉर्मेशन हो रहा है। एल्वुलस के बाद आपका बनता है, देखिए एल्वुलस के क्या बाद बन रहा है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, मेमोरी
ट्यूब्यूल्स, और मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बाद बन रहे हैं आपके मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट के बाद बनता है आपका एम्प्यूला। एम्प्यूला, एम्प्यूला के बाद बन रहा है लेक्टिफेरस डक्ट, और लेक्टिफेरस डक्ट के बाद आपका ये रिलीज हो जाता है निपल्स के जरिए, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, टीट। ठीक है, और इस निपल के अराउंड चारों तरफ एक डार्क कलर का स्ट्रक्चर होता है, एक डार्क कलर का सरफेस प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एरियोला। क्या कह रहे हैं, एरियोला। ठीक है, ये बात आपको पूरी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हमारा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो खत्म हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे गैमेटोजेनेसिस से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।